ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बुयांसी फोर्स बोल सकते हो आप इसे, बुयांसी, है ना, ये हम पढ़ते हैं, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बुयांसी, है ना। तो ये आपको पता ही है कि अगर मैं सिंपल सा इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि जब भी किसी सॉलिड को हम लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को हम बुयांसी फोर्स बोलते हैं, है ना। तो सिंपल से अगर मैं पूरे को लिखूं तो पूरा कंसेप्ट इसी में है कि व्हेन ए सॉलिड बॉडी, या व्हेन ए बॉडी लिख लो, सॉलिड या हॉलो फर्क नहीं पड़ता, व्हेन बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, सबमर्ज्ड इन लिक्विड, है ना, देन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, देन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना, एन अपवर्ड फोर्स एक्ट, अपवर्ड फोर्स एक्ट, है ना, known as upthrust or buoyancy force, upthrust or buoyancy force, है ना, इसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या buoyancy force, एक ही चीज होती है। एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू weight of liquid displaced, weight of displaced liquid, है ना। ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा, है ना, कि पूरा पूरा कंसेप्ट इसी में आ ही गया, इसमें बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि व्हेन ए बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड देन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो buoyancy फोर्स लगता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है। एन अपवर्ड फोर्स एक्ट नोन एज ए अपथ्रस्ट और buoyancy फोर्स एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि जितना वो बॉडी सबमर्ज्ड होने की वजह से लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है, जो आपका अपथ्रस्ट या buoyancy फोर्स होगा उसी के क्या होगा, बेसिकली आपका इक्वल होगा, है ना। तो सिंपल सा हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह से आपका कोई टैंक ले लो, है ना, कि आपका कोई टैंक है और इस टैंक में आपने क्या कर दिया, लिक्विड फिल करके कोई सॉलिड बॉडी, पार्शली या कंप्लीटली कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पार्शली भी सबमर्ज्ड हो सकती है, कंप्लीटली भी हो सकती है। इसमें आपने इस तरह से कोई बॉडी सबमर्ज कर दी, है ना, कि इस तरह से आपने यहाँ पे क्या सबमर्ज कर दिया, बेसिकली आपका कोई बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी ले लो, वैसे किसी भी शेप में आ जाएगा ये, यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले लेते हैं इसमें, इसको आपने लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, है ना। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका buoyancy फोर्स, है ना। एक्चुअली में क्या होगा कि अगर मैं ऐसा ले लूं कि इस लेवल पे प्रेशर कितना होगा, तो इस लेवल पर प्रेशर अगर P1 है तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इस लेवल का प्रेशर P2 हो जाएगा, है ना, कि इस लेवल का जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका P2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा P1 की वजह से, तो ये P1 इंटू एरिया हो जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा दैट इज द P2 इंटू एरिया। कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लेंगे इसमें, ऐसा नहीं लेंगे, लेकिन वो सारे कैंसिल हो जाएंगे सिमेट्रिकल से, कि जितना राइटवर्ड लगेगा उतना लेफ्टवर्ड लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये डिफरेंस बच जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा होगी, है ना। और अगर ये हाइट h है ना, कि अगर ये सिलेंडर की हाइट अगर मैं h ले लूं तो जो P2 एंड P1 का डिफरेंस होगा ये आपका रो जी एच के इक्वल हो जाएगा, है ना, कि जो P2 एंड P1 का डिफरेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली आपके रो जी एच, है ना। तो वही आ गया कि इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, है ना, कि दिस इज कॉल्ड एज ए अपथ्रस्ट या buoyancy फोर्स, एक ही चीज होती है कि दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ए अपथ्रस्ट या buoyancy फोर्स। तो जो अपथ्रस्ट या buoyancy फोर्स हो जाएगा ये आपका हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया, कि जो P2 एंड P1 का डिफरेंस है इसको आप एरिया से क्या कर दोगे, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई, तो जो P2 एंड P1 का डिफरेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रो जी एच, और ये आपका एरिया हो गया, और H इंटू एरिया आपका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली buoyancy फोर्स को हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका रो वी जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जब भी आपका buoyancy फोर्स या अपथ्रस्ट आए तो उसकी वैल्यू होती है ना। और ध्यान रखना इसमें टर्म्स आप ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें होते हैं। तो इसमें जो रो है
वो सॉलिड की डेंसिटी नहीं है, लिक्विड की डेंसिटी है ना, कि रो इज द डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड का ही तो प्रेशर हम ले रहे हैं, सॉलिड की डेंसिटी से मुझे क्या मतलब है। तो रो जो है दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये रो जो है दिस इज द लिक्विड, आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गई। वी जो हो जाएगा दिस इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना। और जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही है ना, कि जी जो हो जाएगा दिस इज योर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ये तीनों टर्म का मतलब है, तो रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया, वी आपका डिस्प्लेस वॉल्यूम हो गया, और जी जो हो गया वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू क्या हो गया, बेसिकली आपका ग्रेविटी हो गया, है ना। इसी में आपको बताया कि अगर कोई एक्सलेटेड टैंक होगा तो जी की जगह पे हम जी इफेक्टिव ले लेंगे, है ना, कि फॉर एक्सलेटेड टैंक, फॉर एक्सलेटेड टैंक, टैंक, है ना, कि कोई भी टैंक अगर एक्सलेटेड होगा तो हम जी की जगह पे क्या ले लेंगे, बेसिकली आपका नहीं बेटा डेंसिटी है खाली, ये डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम नहीं है, रो इज डेंसिटी ओनली, ओके सर। वॉल्यूम। रो जो है ना वो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मींस मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा ना, है ना, कि मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम भी तो मैंने अलग से लिखा हुआ है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे कि अगर कोई एक्सलेटेड टैंक है, फॉर एक्सलेटेड टैंक वी रिप्लेस, है ना, जी विथ, है ना, इफेक्टिव जी, इफेक्टिव जी, है ना, कि जी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बेसिकली आपके जी इफेक्टिव से। ये हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था जी इफेक्टिव क्या होता है, कि अगर एक्सलेशन और जी का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका जी इफेक्टिव। तो जब भी कोई एक्सलेटेड टैंक होगा ना, तो उस केस में अगर आपको बायनेंसी फोर्स निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो वैसे ही आ गया, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और यहाँ पे जी की जगह पे जी इफेक्टिव आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये रेयर केस है, एक्सलेटेड वेसल तो अलग चीज होती है, नॉर्मल केस में तो यही वाला फॉर्मूला होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सॉलिड लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड के अंदर सबमर्ज करोगे, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, है ना, कॉज इसका क्या है वो ध्यान रखना है आपको, प्रेशर डिफरेंस ही है, कोई नया फोर्स नहीं है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स, जो कि रो वीजी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जैसे अगर ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तब तो जो वॉल्यूम होगा वही डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा, लेकिन ये पार्शली सबमर्ज्ड भी तो हो सकता था, है ना। तो मान लो ये पार्शली सबमर्ज्ड होता, तो इस केस में जो पोर्शन बाहर है उसको हम नहीं लेते, बल्कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम सिर्फ इतना वॉल्यूम हो जाता है ना, कि जो उसके लिक्विड के अंदर है वही क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना। तो भाई यहाँ पे जो उसके अंदर है वही वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है ना। अगर पूरा सबमर्ज्ड है तो जो बॉडी का वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन पार्शली जब सबमर्ज्ड होगा तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं, जो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम होता है वो लेते हैं, है ना। अब एक चीज आ गया कि हम प्रेशर डिफरेंस समझ गए, बॉयंसी फोर्स भी समझ गए, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये भी आसान सी चीज है ना, क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू होती है रो वीजी, अब रो इंटू वी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा ना, और एक इसका मास हो जाएगा लिक्विड का मास, क्योंकि अगर आपने डेंसिटी लिक्विड की ली हुई है तो मास भी तो डिस्प्लेस लिक्विड का ही हो जाएगा। और इस एम एल इंटू जी को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, कि ये जो टर्म होगा इसी को हम बोल सकते हैं वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, ये क्या हो जाएगा सकली आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड, है ना। तो सब स्टेटमेंट सही है कि जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो प्रेशर की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, और वो अपवर्ड फोर्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रो वी जी, है ना। और अल्टीमेटली वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपने लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ, कि जैसे आप इसको सबमर्ज करेंगे तो कुछ इसने लिक्विड से डिस्प्लेस किया होगा, उसके वेट के ये बॉयंसी फोर्स क्या होगा, बेसिकली आपका इक्वल होगा, है ना। तो आप लिख लो।
दिस इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। तो ये आपने कर लिया। अब एक चीज है कि भाई जो बुआयंसी फोर्स होता है या अपथ्रस्ट होता है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? तो एनी आइडिया वेयर दिस फोर्स एक्ट, वेयर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुआयंसी फोर्स? वे हर फोर्स का कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, लाइक वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वैसे बुआयंसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? कि वेयर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुआयंसी फोर्स? एनी आइडिया अबाउट इट? vertically upwards. हाँ नहीं, वो तो डायरेक्शन है, वो तो डायरेक्शन है कि वर्टिकली अपवर्ड होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब किस पॉइंट पे लगेगा? तो नीचे एकदम bottom of the solid. नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ buoyancy force is called as a center of buoyancy, is called center of buoyancy, center of buoyancy, है ना। एंड इट इज सेंट्रॉयड ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। कि ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? दिस इज द सेंट्रॉयड ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। कि भाई वर्टिकली अपवर्ड तो हमेशा एक्ट करेगा, लेकिन इसकी जो जहां पे एक्ट करता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ बॉयंसी। और सेंटर ऑफ बॉयंसी का मतलब हो जाएगा सेंट्रॉयड ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया है उसका सेंटर कहां पे है। तो जैसे अभी जो मैंने केस लिया है कि आपका कोई टैंक है ना, कि इस तरह से आपका कोई, आपने इस तरह से टैंक ले लिया और अपने टैंक में लिक्विड सबमर्ज कर लिया, है ना। कि टैंक में आपने क्या फिल कर दिया? बेसिकली आपका इस तरह से लिक्विड, है ना। तो आपको देखिए जैसे हम लिक्विड सबमर्ज करेंगे, अगर पूरी बॉडी अंदर है तब तो जो डिस्प्लेस का सेंटर है वही आपका बॉडी का सेंटर होगा, वही डिस्प्लेस वॉल्यूम का सेंटर होगा। तो ये इसका सेंटर आ गया कि जितना वॉल्यूम इसने लिक्विड का डिस्प्लेस किया उसका सेंटर कहाँ पे है। तो इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ए सेंटर सीबी। तो जो बॉयंसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स होता है। बॉयंसी फोर्स हम अपवर्ड शो कर देंगे, है ना, कि होगा वो रोबीजी के इक्वल, लेकिन कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंट्रॉयड ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो जो बॉडी का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। लेकिन यही चीज अगर पार्शली सबमर्ज्ड होती, जैसे मैं इस बॉडी को अगर मैं पार्शली सबमर्ज कर दूं ऐसे कि कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट आपका बाहर है ना, तो जो पार्ट इसका अंदर है उसका सेंटर, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी ना वो बॉडी के सेंटर नहीं होगी, बल्कि जो पोर्शन इसका लिक्विड के अंदर है उसका सेंटर, है ना। किस तरह से हम क्रॉस करके इसको निकाल सकते हैं ऐसे, इसका सेंट्रॉइड ये हो गया, अब हम सेंट्रॉइड लेंगे इस पोर्शन का, ये आपका, तो जो पोर्शन डिस्प्लेस्ड है उसका जो सेंटर होगा इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बॉयंसी। जो बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है वो सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड पे करेगा, कि जो भी आपने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके सेंट्रॉइड पे क्या एक्ट करेगा? इसलिए आपका बॉयंसी फोर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसलिए आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं, ये तो बड़ा सिंपल सा केस ले लिया मैंने, सपोज कोई मैं इस तरह से रॉड अगर सबमर्ज कर दूं, है ना, कि भाई इस तरह से सपोज आपका ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर मैंने कोई इस तरह से आपकी रॉड सबमर्ज कर दी, है ना, कि इस तरह से आपने कोई रॉड ले लिया ऐसा, रॉड का कुछ, और इसको किसी स्ट्रिंग से भी हैंग कर दिया आपने, रॉड का कुछ अंदर पोर्शन अंदर है और कुछ पोर्शन आपका बाहर है ना, कि कुछ पोर्शन इसका अंदर है कुछ पोर्शन क्या है बेसिकली आपका बाहर है। तो हमें ज्यादा कि इसका आपसे पूछा जाए कि भाई बॉयंसी फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, तो जो पोर्शन इसका अंदर में होगा उसके सेंटर पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है ना। यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंसी फोर्स लग जाएगा, है ना, कि जो पोर्शन लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड होगा उसके सेंटर पे बॉयंसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है ना। तो हम लिख लेंगे इस तरह से। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। और यह ध्यान रखना कि बॉयंसी फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि बॉयंसी फोर्स जो है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से एराइज होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने प्रेशर डिफरेंस लिया है तो मैं यहाँ पे बॉयंसी फोर्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज को दो बार थोड़ी बनाएंगे, कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स होता है वही बॉयंसी फोर्स होता है। और जब मैं बॉयंसी फोर्स यहाँ पे बना रहा हूँ मैं प्रेशर डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीजें क्या होती है बेसिकली आपकी सेम चीज होती है, कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स बोलते हैं,
है ना, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका। अब एक चीज आ गया है कि हम बोलते हैं बॉडी फ्लोट कर रही है ना, कि कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, कि कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है ना, कि कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, कि भाई कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही है, तो आप देखना हमेशा जो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग एक ही चीज होती है। अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है तो वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस बाय द बॉयंसी फोर्स। अगर फ्लोट तभी करेगी जब बॉडी का जो वेट होगा, वेट ऑफ बॉडी है ना, शुड बी बैलेंस्ड बाय buoyancy force, buoyancy force है ना, कि जो वेट ऑफ द बॉडी होगा वो उसको buoyancy force क्या कर रही होगी बेसिकली आपकी बैलेंस, तभी वो बॉडी क्या करेगी बेसिकली आपकी फ्लोट करेगी, है ना। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग यही होता है कि वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस होता है। तो जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि यहाँ पे अगर आप कोई टैंक ले लो इस तरह से, है ना, कि ये आपका कोई टैंक है ना, और इसमें आपने कोई बॉडी इस तरह से सबमर्ज कर दी, है ना, कि कोई भी टैंक आपने ले लिया और किसी भी शेप की बॉडी, फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंड्रिकल ही हो, आपने एक बॉडी इस तरह से ले ली, है ना, और इसमें आपका लिक्विड फिल कर दिया आपने, है ना। तो आपको पता है इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो इसमें दो फोर्स लगेंगे, एक तो बॉडी का वेट हो जाएगा mg, जो कि सेंटर पे तो एक्ट करेगा ही, और अगर ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगी, है ना। तो अगर ये फ्लोट कर रही है ना, पूरा आपने सबमर्ज कर दिया और बॉडी फ्लोट कर रही है, तो है ना, तो इस केस में अगर हम बोलेंगे कि कंप्लीटली सबमर्ज करके अगर mg इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स है, देन बॉडी फ्लोट या रिमेन इन इक्विलिब्रियम। और अगर mg और बॉयंसी फोर्स इक्वल है तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होगा, दिस विल बी द इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना, कि कोई भी बॉडी अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड होके किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है तो उसमें वेट और बॉयंसी फोर्स इक्वल होंगे, और वेट और बॉयंसी फोर्स तभी इक्वल होंगे जब सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी सेम होगी, है ना। इस केस में अगर ऐसा हो जाए कि अगर मैं बोलूं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड, देन व्हाट विल हैपन, तो वो ऊपर से सिंक कर जाएगी। हाँ सिंक कर जाएगी। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है कंप्लीटली सबमर्ज पोजीशन में, तो मतलब वेट की वैल्यू जो होगी दिस विल बी द ग्रेटर देन बॉयंसी फोर्स, तो उस केस में बॉडी जो हो जाएगी वो सिंक कर जाएगी, है ना, कि अगर पूरा सबमर्ज किया और दोनों फ्लोट कर रहे हैं मतलब डेंसिटी सेम होगी। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो बॉडी विल सिंक, और अगर सॉलिड की डेंसिटी जो है इफ इट इज लेस देन लिक्विड, इस केस में क्या होगा, बॉडी सरफेस पे फ्लोट करेगी। हाँ बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी एंड फ्लोट ऑन सरफेस। बिल्कुल सही है कि भाई जब भी ऐसा केस होता है तो ऑब्वियस बात है कि इस केस में हम इस तरह से mg नहीं लिखते हैं, क्योंकि mg में तो कई बार फिर वो बॉयंसी फोर्स चेंज होकर बैलेंस भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छा ये लिखूंगा कि जब भी ये ऐसा होगा ये वाला केस, देन बॉडी है ना फ्लोट ऑन सरफेस, बॉडी मूव अपवर्ड, पहले स्टार्टिंग में क्या होगी ऊपर मूव करेगी, कि जैसे अगर आप सबमर्ज करके छोड़ भी दोगे अंदर में, जैसे वुड को अंदर में छोड़ कर दो आप, तो ऊपर की तरफ मूव करेगी ना वो, तो बॉडी मूव अपवर्ड है ना, एंड फ्लोट ऑन सरफेस, है ना, इन पार्शियल सबमर्ज्ड पोजीशन, इन पार्शली सबमर्ज्ड, है ना, कि भाई पार्शली सबमर्ज्ड पोजीशन में बॉडी सरफेस पे क्या करेगी, इसलिए आपकी फ्लोट करेगी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो तीनों केस होते हैं कि अगर इक्वल होंगे तो पूरा सबमर्ज्ड होकर फ्लोट करेगी, अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ज्यादा है तो सिंक कर जाएगी, अगर कम है तो ऊपर आएगी और इस तरह से पार्शली सबमर्ज्ड पोजीशन में फ्लोट करेगी। जब पार्शली सबमर्ज्ड पोजीशन में फ्लोट करेगी तो उसका वेट तो उतना ही होगा जितना पहले था,
है ना, लेकिन अब बॉयंसी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, कि बॉयंसी फोर्स जो होगा वो आपका रिड्यूस होकर एफ बी डैश हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जैसे बॉयंसी फोर्स ने वेट को बैलेंस किया फिर से वो फ्लोट करने लगे, है ना। तो ये केस होता है जिससे कि हम इसको एनालाइज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। इन एनी केस, चाहे वो फुल्ली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट करे चाहे पार्शली करे, उसके वेट को तो बॉयंसी फोर्स बैलेंस कर ही रहा हो, है ना, कि भाई इस केस में बैलेंस कर रहा है, इस केस में बैलेंस कर रहा हो, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में कंडीशन फॉर फ्लोटिंग में ही आते हैं, है ना, कि कंडीशन फॉर फ्लोटिंग पे ही पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस इसमें। ठीक है, ये आपका गैस है। तो ये हमने इसको एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो अब मैं एक आध कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मोस्टली इसमें ना न्यूमेरिकल्स ही हैं ज्यादातर, मतलब थ्योरी तो बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये थ्योरी तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि बॉयंसी फोर्स रो भी जी होती है, अगर एक्सलेटर चाहिए तो जी की जगह पे जी इफेक्टिव आ जाएगी, है ना। और दूसरी चीज अगर ये फ्लोट कर रही है तो किसी भी केस में इसका वेट ऑफ द बॉडी जो है वो उसको बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, है ना, कि वेट ऑफ द बॉयंसी जो बॉडी होगी उसको बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो वन बाय वन फ्रॉम इजी टू टफ मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ आपको मैं। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको शेयर करूंगा, जो वो मेरी एक 300 क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स है ना। मेरे ख्याल से अभी कितने क्वेश्चंस मैंने किए थे आपसे? 25। हाँ नहीं, आज 50 तक कर दूंगा मैं, है ना, 50 तक कर दूंगा मैं। जैसे जैसे आपका कोई टेस्ट वगैरह आएगा ना, मैं बीच में एक्चुअली भूल गया था, तो आज मैं शेयर करूंगा, उसको आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना, है ना, और उसके डाउट जरूर क्लियर करना उन क्वेश्चंस के। वो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन वो आने चाहिए, है ना। बड़े रिमार्केबल 300 क्वेश्चन एकदम प्रिसाइजली पूरे सिलेबस के, है ना। 150 11th के हैं और 150 12th के हैं, बहुत बढ़िया बने हुए हैं, है ना। किसी भी एक बुक में इतना कलेक्शन क्वेश्चंस का नहीं होता है। तो इसको एक बार ट्राई करना, आंसर्स के साथ भेजूंगा, और अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो उसको जरूर से आप मेरे से पूछना, थोड़ा ट्राई करके, है ना। तो ये मैं आज शेयर करता हूँ आपसे, है ना, सारे बैचेस में कर रहा हूँ मैं, तो आपको भी शेयर करता हूँ उसमें। चलो, आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करो जरा सा। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, ये अभी मत करो, मैं दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद इसको करना, है ना। जैसे कि एक चीज और थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको मैं, तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे। वैसे तो आसान चीज होती है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि जैसे कोई आइस है, तो आइस वाटर में फ्लोट करता है या सिंक हो जाता है? फ्लोट। हाँ, फ्लोट, है ना, क्योंकि आपको तो आइस की डेंसिटी जो होती है कम होती है एज कंपेयर टू द वाटर, है ना, कि आइस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द वाटर। तो आपको पता है कि आइस जो कोई भी पीस है किसी भी शेप का, इस तरह से फ्लोट करता है ना, कि भाई वाटर में ये क्या करेगा, जल्दी आपका फ्लोट करेगा, और जब ये फ्लोट करेगा मतलब इसके वेट को, है ना, जो बॉयंसी फोर्स होगा वो बैलेंस कर लेगा,
कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो मतलब वेट को बॉयंसी फोर्स क्या करेगा, बैलेंस, है ना, कि वेट को बॉयंसी फोर्स बैलेंस करेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, और ये पार्शली सबमर्ज्ड होता है ना, तो अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, ऑफ आइस, आइसबर्ग ले लो आप इसे, आइसबर्ग रिमेन आउटसाइड द वाटर, आउटसाइड द वाटर, भाई कितना फ्रैक्शन इसके बाहर रहेगा वाटर के, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? आंसर है आपके पास इसका, मतलब टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन जो होगा आउटसाइड द वाटर होगा? देखो इसमें कुछ नहीं होता है, इसका 10% बाहर होता है और 90% अंदर होता है, कि वॉल्यूम का 10% सिर्फ बाहर होता है, 90% अंदर होता है। उसका रीजन ये है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है ना, दिस इज इक्वल टू 0.9, है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है, 0.9 होती है। तो हम बोलेंगे फ्लोट कर रहा है, कंडीशन फॉर फ्लोटिंग ये होती है कि वेट और बॉयंसी फोर्स बैलेंस होते हैं। तो मैं वेट लिखूंगा, तो वेट जब लिखूंगा तो मैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द आइस लिखूंगा ना, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर आइस की 0.9 है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो आपकी 900 हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, तो डेंसिटी तो 900 हो गई। और सपोज पूरी आइस का वॉल्यूम जो है वो V है, इंटू जी वेट हो गया, भाई आइस की डेंसिटी को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे आइसबर्ग का वेट आ गया, इंटू जी आ गया। अब बॉयंसी फोर्स लेंगे, अब अपना बॉयंसी फोर्स में इस सॉलिड की डेंसिटी नहीं लेते हैं हम, डेंसिटी हम किसकी लेते हैं, लिक्विड की, हम लिखेंगे रो वी जी। तो इसमें रो जो होगा वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, तो 10 टू द पावर 3 आ गया, 1000 आ गया, इंटू वॉल्यूम वो होता है जो इसके अंदर होता है ना, तो वॉल्यूम जो होगा वो अंदर होगा। तो सपोज वी डैश इज द डिस्प्लेस वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम वी था, इसका वी डैश जो अंदर है इंटू जी आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से आपका जी जी कैंसिल, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.9 ऑफ वी आ गई, है ना, कि वी डैश की वैल्यू जो आ गई वो 0.9 ऑफ वी आ गई, है ना, तो मतलब 90% तो अंदर है, 90% इज इनसाइड, तो 10% आउटसाइड होगा। हाँ, तो आइसबर्ग जब भी होती है तो उसका सिर्फ आपका 10% जो होता है वो लिक्विड के बाहर होता है। इसलिए तो इंग्लिश में एक फ्रेज होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, हम उसको क्यों बोलते हैं उसका साइंटिफिक रीजन है ना, वी टॉक अबाउट द टिप ऑफ आइसबर्ग, है ना, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग इसलिए तो बोलते हैं कि जो आपको दिखता है वो तो सिर्फ बाहर वाला 10% दिख रहा है, 90% तो अंदर है ना, मतलब उसका बहुत छोटा फ्रैक्शन है। तो इसलिए आपका जो फ्रेज यूज करते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसका बेसिक लॉजिक यही होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि हर केस में आपको यही करना है कि वेट को बॉयंसी फोर्स से क्या करना है, बेसिकली आपका बैलेंस। तो इसी को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक, ये आपका गया। अब मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, है ना, सारे क्वेश्चंस में आपको ये करना है, वेट और बॉयंसी फोर्स को बैलेंस करना है ना, ये आपका गया।
स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिलेटिव डेंसिटी होती है। दो बार वेट को बाउंसी फोर्स से बैलेंस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ आंसर आपका। Okay, I'll check the answer. हाँ, नवेया का आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। भाई पहले आपने दे दिया था, कुछ नहीं करना है आपने, है ना। है ना, यहाँ पे जो आपका है कि जो वाटर में फ्लोट कर रही 1/3 ऑफ वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर, है ना, कि भाई बॉडी फ्लोट कर रही है वाटर में और 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर है। तो आपको तो है 1/3 पहले बॉडी ले लो पैसे, तो बॉडी का 1/3 बॉडी के बाहर है, तो 2/3 अंदर होगा, है ना, कि 2/3 इसके अंदर होगा और वेट बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा। मैं लिखूंगा बॉडी का वेट mg है ना, और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू ये वाटर में कर रही है तो 10 पावर 3 हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ जाएगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड टोटल वॉल्यूम का 2/3 हो गया, क्योंकि 1/3 तो एबव है ना, तो 2/3 अंदर होगा,
इंटू जी आ गया। तो एक इक्वेशन तो आपकी mg की इक्वेशन ये आ गई जब आपने इसको वाटर में किया है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वाटर में किया तो ये आ गया। जब हम इसी चीज को ऑयल में लगाएंगे, है ना, ये जो इक्वेशन आ गई इन वाटर आ गई, इसी को अब उठा के हम ऑयल में ले जाएंगे तो वेट तो सेम ही रहेगा इसका, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन अब डेंसिटी ऑफ द ऑयल हो जाएगा ये, जो कि आपको पता नहीं है कितना है ना। और अब कितना सबमर्ज्ड है ये, हाफ ऑफ द वॉल्यूम अबव, तो हाफ अंदर होगा, तो मतलब हाफ अब इसके अंदर हो जाएगा इंटू जी। तो पहले वेट को वाटर के अंदर 2/3 वॉल्यूम जो अंदर रह के बैलेंस कर रहा था, वही चीज जब हम ऑयल में ले रहे हैं, है ना, तो हाफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड होके बैलेंस कर रहा है। और आरएचएस सेट तो दोनों का सेम ही होगा, तो बस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रो इंटू हाफ वी इंटू जी की वैल्यू जो इक्वल हो जाएगी वो 10⁻³ 2/3 वी इंटू जी हो जाएगी। यहाँ से वी जी तो कैंसिल, तो यहाँ से आप देखो डेंसिटी अपॉन 10⁻³ की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। और डेंसिटी अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, यही तो रिलेटिव डेंसिटी होती है भाई। ये रो तो आपने बोला है ऑयल की डेंसिटी है, ऑयल की डेंसिटी को जब डेंसिटी ऑफ द वाटर से हम डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगा इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी को भी कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका 4/3 मींस बी ऑप्शन सही होगा, है ना। कि बी ऑप्शन क्या होगा बेसिकली आपका करेक्ट, है ना, कि इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो हमेशा एक ही स्टेप आपको यूज करना है, वेट और बॉयंसी फोर्स को बैलेंस कर लो। तो रो अलग अलग हो सकता है, वाटर का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, जो पोर्शन सबमर्ज्ड है वो अलग अलग हो सकता है। तो इस केस में 2/3 है, इसमें हाफ है ना, तो उसके हिसाब से कर, है ना, ये हम कर लेंगे। तो इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही ज्यादा समझ में आता है, ये थ्योरी में उतना कुछ ज्यादा होता नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोई नहीं, आ नहीं रहे, चलो ये कर लेते हैं। हाँ सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो अब इसे। सही है, सही आंसर। सही आंसर है, इसमें तो उतना सोचना नहीं है भाई, सब लोग सॉल्व करके आंसर दो यार।
है ना, इन्होंने सही बोला है कि भाई वेट इक्वल हो जाएगा बॉयंसी फोर्स के। तो पहले 40% ऑफ द वॉल्यूम जो था वो आउटसाइड द वाटर था, तो 40% अगर बाहर होगा तो 60% अंदर होगा, तो 10⁻V इंटू 0.6 टाइम ऑफ वी हो जाएगा इंटू जी, है ना। पहले वेट को बॉयंसी फोर्स से बैलेंस कर रहा होगा, और जब ऑयल में करेंगे, है ना, तो ऑयल की डेंसिटी आप रो ले लो। तो इसने बोला है कि 60% रिमेन आउटसाइड, मतलब 40% अंदर होगा, तो 0.4V अंदर होगा इंटू जी आ जाएगा, है ना, पहले जैसा ही था। बस इसमें आउटसाइड से मतलब नहीं होता, जो अंदर होता है वो होता है। तो 40% अगर आउटसाइड है तो 60% अंदर इनसाइड है, अगर 60% आउटसाइड है तो 40% अंदर है। तो इससे आपको ये तो निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर जो हो जाएगा वो 6/4 हो जाएगा, मीन्स 3/2 हो जाएगा, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू द 1.5, है ना। किसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 1.5 आ जाएगी, ये आपका जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सही होगा। ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा प्रिंट प्रॉपरली, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी चेक, ये आ क्यों नहीं रहा है। ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, वेट फॉर मिनट, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो इसको करो, तब तक मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। The just floats मतलब जस्ट उसके अंदर है उसके, जस्ट फ्लोट का मतलब जस्ट उसके अंदर आ जाएगा आपका, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ओके सर। जस्ट पूरा अंदर हो जाएगा।
अब आ रहा है। अच्छा मैं शेयर करता हूँ ये क्वेश्चन, पता नहीं पुराने वाले आ क्यों नहीं रहे थे। ठीक है। हाँ सही है, नव्या एंड ऋतिका, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही है। ये तो वैसे सेम क्वेश्चन ही हो गया, ऑलमोस्ट तीनों क्वेश्चन सेम ही थे, तो इन्हें नीट में आए हुए हैं सारे, ये सब पी वाई क्यूज के ही क्वेश्चन हैं। है ना, सही है कि भाई वेट वो को बॉयंसी फोर्स से बैलेंस कर देना है आपने। तो पहले हम वुड ले लेते हैं, है ना, कि वुड फ्लोट्स इन ए वाटर विथ फोर्थ फिफ्थ और वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर ले लेंगे हम, इसमें डेंसिटी ऑफ द वाटर डब्ल्यू दो डब्ल्यू ले लो आप, या 1000 ले लेते हैं क्योंकि इसमें तो डेंसिटी पूछी हुई है ना, तो ये तो 1000 हो गया, इंटू फोर फिफ्थ सबमर्ज्ड है, ये 4/5 ही हो गया, इंटू जी। और सेम वेट को अगर हम किसी सेम ब्लॉक को जस्ट फ्लोट इन लिक्विड, जस्ट फ्लोट इन लिक्विड का मतलब हो गया, लिक्विड की डेंसिटी अगर मुझे नहीं पता है तो रो ले लिया मैंने, जस्ट फ्लोट का मतलब पूरा वॉल्यूम अंदर है, इंटू जी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व ना। जस्ट फ्लोट का मतलब मैंने बता दिया कि भाई इस तरह से जस्ट इसका सरफेस वाटर ऑयल के सरफेस को ऐसे टच कर रहा है ना, कि अगर लिक्विड के सरफेस को जस्ट टच करता है तो इसी को हम बोलते हैं जस्ट फ्लोट। तो जब वुड को हम वाटर में रख रहे थे तो फोर्थ फिफ्थ था अंदर, और जब दूसरे लिक्विड में रख रहे थे तो जस्ट फ्लोट कर रहा था, मतलब पूरा वॉल्यूम अंदर था, तो रो वीजी हो जाएगा, यहाँ से वीजी वीजी कैंसिल, रो की वैल्यू आ गई फोर फिफ्थ ऑफ 1000, तो फोर फिफ्थ ऑफ 1000 मीन्स 800 आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, है ना, ये आपका आ गया। तो डी ऑप्शन विद द करेक्ट, है ना, डी सही बताया आपने। Okay, you can go for this question. भाई किसी भी चीज का वेट इनसाइड द वाटर कम होगा ड्यू टू buoyancy फोर्स।
ये ग्राम है एक्चुअली ना, 50 ग्राम है ना, वैसे फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे होगा ये? आइए बता रहा हूँ। ये कैंसर मेरे पास आया हुआ है। हाँ रितिका, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक बताया आपने। देखो एक तो थोड़ा सा मतलब वैसे तो मेथोडोलॉजिकल अगर हम करें तो आ जाएगा। मैं एकदम मेथोडोलॉजिकल चल रहा हूँ पहले, बाद में थोड़ा शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं आपको। क्या होगा कि मैंने क्या किया ना, किसी आपने स्प्रिंग बैलेंस ले लिया सपोज, वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस आप लोगे, इससे किसी बॉडी को आपने हैंग कर दिया है ना, तो आपको पता है बॉडी स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगी। तो वो इसने दिया हुआ है कि mg की वैल्यू जो है वो 50 g है, 50 ग्राम है ना, कि 50 ले लो अब से, क्योंकि 50 इंटू, हाँ ये ध्यान रखना क्योंकि ये ग्राम से कंफ्यूज होते हैं ना। मैं 50 इंटू जी लिख लेता हूँ इसे, कि mg की वैल्यू जो है, मास तो 50 ग्राम है ही, इसको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका 50 इंटू जी है, 50 ग्राम इसका मास है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मैं अपने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्योंकि आपको पता है जब एयर में होगा तो एयर में वेट भी तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, लेकिन इसी चीज को जब आप वाटर में सबमर्ज करोगे, इसी चीज को जब आप वाटर में सबमर्ज करोगे ऐसे, तो आपको पता है वेट तो डाउनवर्ड अभी भी एक्ट कर रहा है, लेकिन अब इसमें एक बॉयंसी फोर्स भी लग जाएगा ना। तो जो इसकी रीडिंग अब होगी है ना, कि अब इस केस में अगर मैं लिखूं इन एयर तो ये आ गया, आप रीडिंग ऑफ बैलेंस इन वाटर ले लूं अगर मैं, रीडिंग ऑफ बैलेंस इन वाटर, रीडिंग ऑफ द बैलेंस इन वाटर जो होगा वो आपका वेट में से बॉयंसी फोर्स माइनस हो जाएगा ना, है ना, कि वेट में से बॉयंसी फोर्स क्या होगा बेसिकली आपका माइनस हो जाएगा। वो इसने बोला है कि अब कम हो गया, तो ये आपका 40 इंटू जी आ गया, है ना, कि भाई जब एयर में था तो 50 इंटू जी था, अब ये इतना आ गया। तो मतलब इस केस में वाटर में जो बॉयंसी फोर्स होगा, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द बॉयंसी फोर्स इन वाटर, फोर्स इन वाटर, बॉयंसी फोर्स इन वाटर जो होगा वो 10 जी, तो 10 इंटू जी तो हो जाएगा भाई, डिफरेंस बॉयंसी फोर्स की वजह से तो आ रहा है। जब सबमर्ज करेंगे तो बॉयंसी फोर्स इन वाटर आपका 10 इंटू जी आ गया। अब इसी चीज को जब हम ऑयल में सबमर्ज करेंगे, सेम ब्लॉक को किसी आपने लिक्विड में, दूसरे लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, वो लिक्विड सपोज हम ऑयल ले लेते हैं, तो आपको तो वेट तो लगेगा इसमें अभी भी वैसे ही, लेकिन अब बॉयंसी फोर्स चूंकि लिक्विड आपने चेंज कर दी तो बॉयंसी फोर्स कुछ डिफरेंट हो जाएगा, अब एफ बी डैश हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि जब इसको हम ऑयल में सबमर्ज करेंगे तो अब एफ पी एम जी माइनस एफ बी डैश की वैल्यू कितनी होगी, इज हाउ मच, है ना। तो देखो एम जी की वैल्यू तो 50 इंटू जी के इक्वल है ही, और वाटर में बॉयंसी फोर्स जो है उसकी वैल्यू 10 इंटू जी है, तो इससे ऑयल में कैसे निकालेंगे, हम तो निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि बॉयंसी फोर्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये 10 इंटू जी, अगर मैं ये वाला केस ले लूं तो ये जो 10 इंटू जी होगा ये इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी, ये तो हो जाएगा 10 इंटू जी की वैल्यू,
है ना। और जो यहाँ पे एफ बी डैश होगा, एफ बी डैश जो ऑयल में इसकी बॉयंसी फोर्स होगी वो डेंसिटी ऑफ द ऑयल हो जाएगी, है ना। ओ लिख लो, डेंसिटी ऑफ द ऑयल की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, इंटू वी इंटू जी, है ना। तो दोनों में देखो वीजी तो कॉमन ही है ना, तो यहां से अगर ये टर्म वीजी की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो यहां से आपका एफ बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। और डेंसिटी ऑफ द ऑयल इसने दे रखा है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितना दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.5 है तो ये आपका हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू जी, या दोनों को डिवाइड कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा लंबा मेथड में ले रहा हूँ, पूरा मेथड लेकर। तो दोनों को जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कि दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ से एफ बी डैश बाई एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। एफ बी डैश बाई एफ बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर आ जाएगी। और डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर है तो 1.5 है। मतलब जब वो लिक्विड में होगा तो एफ बी डैश की जो वैल्यू होगी वो 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर हो जाएगा, है ना। डेंसिटी ऑफ द ये आपका आ जाएगा। एफ बी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 10 इंटू जी है ना, तो ये आपका 15 जी आ गया, है ना। तो मतलब जब ये वैसे इसका वेट 50 जी था, जब आपने इसको वाटर में सबमर्ज किया तो 40 जी हो गया, मतलब बॉयंसी फोर्स 10 जी हो गया। तो वाटर में अगर बॉयंसी फोर्स 10 जी है तो ऑयल के अंदर बॉयंसी फोर्स 15 इंटू जी आ गया, बस आंसर आ गया। एम जी की वैल्यू 50 इंटू जी है, माइनस ये आपका 15 इंटू जी आ गया, इक्वल टू आपका 35 इंटू जी आ गया। 35 इंटू जी का मतलब 35 ग्राम आ गया आपका आंसर। तो ये मैंने लंबा मेथड यूज किया है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि इसको एज ए फॉर्मूला आप ट्रीट किया, ये जो चीज आपने लिखी है ना, कि भाई इसको हम एज ए फॉर्मूला अगर हम ट्रीट कर लेना कि भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होगा, बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड बाई बॉयंसी फोर्स इन वाटर हो जाएगा। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा अननेसेसरी बड़ा किया इसे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज का मतलब क्लियर है भाई, अभी बॉयंसी फोर्स इतना था, पहले आपका इतना था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइड करेंगे तो बॉयंसी फोर्स का जो रेशियो होगा वो डेंसिटी का रेशियो ही तो आ जाएगा, तो एफ बी डैश बाई एफ बी हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिया हुआ था, वाटर का पता ही होता है आपको, ये रिलेटेड डेंसिटी हो जाएगी। तो एफ बी अगर आपको पता चल गया यहाँ से 10 जी है तो यहाँ से एफ बी डैश आ जाएगा, तो एफ बी डैश आ जाएगा तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब इसको ध्यान दो, ये इसको एज ए फॉर्मूला लिस्ट में ही आप डाल देना, है कि डेंसिटी का रेशियो जो होता है वो बॉयंसी फोर्स का रेशियो ही होता है, तो थोड़ा सा समझने में आसान होगा। हाँ, तो जैसे मुझे अगर सॉल्व करना होता ना तो मैं इतना डायग्राम वगैरह तो मैंने जस्ट पहली बार समझाने के लिए बताया है, अदरवाइज मैं ये सब कुछ भी नहीं करता, बल्कि सीधे मैं यही चीज लिख लेता, डायग्राम वगैरह से कुछ भी की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो सीधे मैं ये चीज लिख लेता। आपको पता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये 1.5 दिया हुआ है। अगर एयर में 50 है वाटर में 40 है तो एफ बी की वैल्यू दी हुई है 10 जी इक्वल टू एफ बी डैश, तो यहाँ से एफ बी डैश की वैल्यू कितनी रहती है, इसलिए आपकी 15 जी आ जाती है ना। जब ऑयल में सबमर्ज करेंगे तो उसमें जो एपरेंट वेट होगा एम जी माइनस एफ बी हो जाएगा, तो 50 जी को इससे माइनस कर देंगे 35 जी आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे यहाँ हम आ जाते हैं, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो उसको एज ए फॉर्मूला ही ट्रीट कर लेते हैं, है ना। तो ये आपको करना है फर्स्ट। एक से एक क्वेश्चन आते हैं बॉयंसी फोर्स में, ऐसा मतलब बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ये तो। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप।
सो इसमें कैपिटल एच क्या है? कैपिटल एच क्या है? अच्छा, एल तो लेंथ है, कैपिटल जो होगा वो मेरे ख्याल से हाइट ऑफ द, मतलब ये होगा, मुझे लगता है ये जो चीज होगी ये, वैसे उससे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ये चीज हो सकता है कैपिटल एच। ओके हाँ, सर। ये एच बाई टू होगा। Yes, sir. Capital H is total height. हाँ, टोटल हाइट, मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि वो बाहर नहीं निकल रहा है उसके। ए इज द एरिया, एक्चुअली किसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये इसका एरिया है टैंक का ये, और इसका जो एरिया है वो ए बाई 5 है, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। आप ए लेके कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, वेदिका सही है आपका आंसर। कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही है, चाहे दो लिक्विड में फ्लोट करे, दोनों के वेट को बॉयंसी फोर्स से बैलेंस करना होता है आपको, है ना, कि वेट को कैसे बैलेंस करना होता है बेसिकली आपके बॉयंसी फोर्स से। और बॉयंसी फोर्स दोनों लिक्विड का अलग अलग निकाल लो। सही है ना, मैं इसको बता देता हूँ। देखो क्या होगा,
कि ये फ्लोट कर रहा है, कुछ पोर्शन अपर लिक्विड में, कुछ पोर्शन लोअर लिक्विड में, तो जो भी है इसका जो वेट होगा, है ना, उसको बायसी फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो फ्लोट कर रहा है। तो जब मैं इस सिलेंडर का वेट लूंगा तो मैं इसकी डेंसिटी, इसने कैपिटल डी निकालने के लिए बोला हुआ है, तो कैपिटल डी डेंसिटी ले लिया। इस पूरे का वॉल्यूम ले लूंगा मैं, तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A/5 एरिया है इंटू एल आ गया इंटू जी, है ना। पूरा लेंथ जो है एल है, तो पूरे का वेट ले लिया मैंने। अब बॉयंसी फोर्स लेंगे, तो बॉयंसी फोर्स एक्चुअली अलग अलग लेना पड़ेगा। पहले मैं इस डी डेंसिटी के लिक्विड का लूंगा, मुझे जो वॉल्यूम लेंगे उतना ले लेंगे। तो इसने बोला कि L/4 इन द डेंसर लिक्विड, मतलब ये जो लेंथ सबमर्ज्ड है ये L/4 है। तो जो लाइटर लिक्विड में सबमर्ज्ड होगा वो कितना हो जाएगा, L-L/4 मीन्स 3L/4। तो बॉयंसी फोर्स जब लोगे आप, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डी ले लोगे, इनटू वॉल्यूम पूरे की थोड़ा लेंगे, जो मैंने शेड किया उसका वॉल्यूम लेंगे सर। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया A/5 है इंटू लेंथ 3L/4 हो गया इंटू जी। बॉयंसी फोर्स होता है रो वी जी, रो डेंसिटी होती है, वी वो वॉल्यूम जो उस लिक्विड में सबमर्ज्ड है, वो इंटू जी आ गया। लेकिन आपको पता है ये भी तो बॉयंसी फोर्स क्रिएट करेगा ना, ये वाला लिक्विड, ये वाला। तो इसकी डेंसिटी इसने बोला 2D है, इंटू इसके अंदर L/4 है, तो इसका जो होगा वो A/5 इंटू L/4 हो जाएगा इंटू जी। तो ये मैंने बोला A/5 मीनिंगलेस चीज है, क्योंकि A/5 तो हर जगह से कैंसिल ही हो जाएगा। तो आप देखो A/5 L एंड G तो हर जगह से कैंसिल हो गए जी, है ना। A/5 L इंटू जी कैंसिल हो गए, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई कि अगर ये फ्लोट कर रहा है इस स्टेट में, तो यहाँ पे आपका आ गया 3/4D, प्लस यहाँ पे आपका आ गया D/2। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5D/4 आ जाएगा। हाँ, मतलब जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी जो होगी 5D/4 होगी, मीन्स ए ऑप्शन ही करेक्ट, है ना, ए ऑप्शन सही आ जाएगा। ये आपका केस राइट, दो तीनों फर्क नहीं पड़ता, जिस भी लिक्विड में ले रहे हो उसी की डेंसिटी लेके, उसी का वॉल्यूम लेके उसकी बॉयंसी फोर्स आप निकाल लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे ये ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ये भी करवाता हूँ, पहले थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चंस पे ले लें। हाँ ये कर लो पहले आप, उसके बाद पीछे जाते हैं क्वेश्चंस में।
हाँ, नवी योर आंसर इज करेक्ट। सही बता रहे हो आप आंसर। ठीक बता रहे हो। देखो थोड़ा सा डायग्राम बना लो, है ना, डायग्राम बना के चीजें आसान हो जाती हैं। तो इसका थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कोई टैंक है, इस तरह से। और टैंक में आपने क्या किया, दो तरह के वाटर एंड, और देखो इसकी डेंसिटी कम है तो मतलब वाटर नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वाटर आ गया, है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1000 होती है, इसकी 700 ही है। और ऊपर में आपका कोई लिक्विड आ गया, है ना। नीचे आपने वाटर ले लिया, ऊपर में क्या हो गया, बेसिकली आपका कोई दूसरा लिक्विड आ गया। इसके लिए कलर लगा यूज कर लेते हैं, है ना, कि कोई दूसरा लिक्विड आ गया इस तरह से। ठीक है, ये आपका गैस है ना। तो दो अलग अलग चीजों को आपने यहाँ पे सबमर्ज कर दिया, ये आपका गैस है ना। तो ये आपने इस तरह से ले लिया, और इसके अंदर कोई बॉडी आपने सबमर्ज कर दी। तो इसने बोला कि भाई फ्लोट बिटवीन द, तो कितना फ्रैक्शन जो है ना वो वाटर में इमर्ज होगा, ये निकालना है आपको, है ना। कि कोई भी इस तरह से हम कोई ब्लॉक या कोई बॉडी ले लेते हैं ऐसे, तो कुछ तो इसका वाटर के अंदर है, कुछ लिक्विड के अंदर है। हाँ, तो कितना फ्रैक्शन इसका जो होगा वो वाटर के अंदर होगा, तो आप कुछ एज्यूम कर लो। ओहो। हाँ, इसमें आप कुछ एज्यूम कर लो कि टोटल वॉल्यूम इज वी है, टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, वी है, एंड एक्स इज सबमर्ज्ड इन वाटर, है ना। भाई टोटल वॉल्यूम का एक्स पोर्शन जो है ना वो इसके अंदर सबमर्ज्ड है, एक्स वॉल्यूम वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। तो एक्स टोटल वॉल्यूम वी है, तो एक्स इसके अंदर सबमर्ज्ड है, तो वी माइनस एक्स इसके अंदर हो जाएगा। और उसके बाद आप मेन प्रिंसिपल लिख लो कि वेट की वैल्यू बॉयंसी फोर्स के इक्वल हो जाएगी, है ना। कि वेट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसलिए आपकी बॉयंसी फोर्स के इक्वल हो जाएगी। पहले मैं वेट लिखता हूँ, हैविंग द डेंसिटी ऑफ दिस 900 इसकी डेंसिटी है, इंटू वॉल्यूम टोटल वी है, इंटू जी आ गया। अब वाटर के अंदर का बॉयंसी फोर्स हम लेंगे तो वाटर की डेंसिटी ले लोगे आप 1000, इंटू एक्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, इंटू जी, प्लस इसके अंदर वी माइनस एक्स होगा, तो इसकी डेंसिटी आपके 700 है, इंटू वी माइनस एक्स इंटू जी। बस इसे सॉल्व करके एक्स आपको निकाल लेना है ना, कि कितने वॉल्यूम का कितना पार्ट इसके अंदर सबमर्ज्ड है। तो आपको पता है कि यहाँ से जी वाला पोर्शन तो कैंसिल ही हो गया, है ना, ये भी कैंसिल हो गया आपका। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। ये आ गया v इक्वल टू 9v इक्वल टू आपका आ गया 10x प्लस 7v माइनस 7x। तो यहाँ से इधर चला गया, तो यहाँ से आपका आ गया 3x इक्वल टू 2v, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 2/3v आ गई, है ना। तो कितना क्यूब का पार्ट, 2/3 पार्ट वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे कर लेंगे हमसे, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, जो मैं भी मैंने अभी तक आपको करवाए। अब तो स्कूल में आपकी
छुट्टी हो गई आपकी स्कूल की? Yes, विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गया होगा ना? yes, ओके ओके, चलो। start हुआ. हाँ हाँ सही है, तो विंटर का असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा। टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे उसमें, है ना? टोटल 90 क्वेश्चंस में ना आपका फ्लोट तक कवर हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा ग्रेविटेशन होगा, लेकिन आप देख लेना उसे, अगर आप कर पाते तो कर लेना उसे, नहीं तो बाद में तो ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे ही, है ना? बीच में बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हो। तो टोटल 90 क्वेश्चंस मैं आज ही सेंड करूंगा आपको मैं, और उसका डाउट भी डिस्कस कर लेंगे बाद में हम। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सॉल्व कर लेना, फिर विंटर ब्रेक के अंदर कर लेना, ये ध्यान रखना। आपका मेजर टेस्ट कब है? So Jan में, जैन में, मतलब फिर तो आ ही गया जैन। so Jan के end में शायद. अच्छा जैन के एंड में है, फिर तो विंटर ब्रेक के बाद ही होगा, बीच में नहीं है। चलो अच्छा है ना? तब तक आप ये 90 क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कर लेना। मतलब 90 ये मतलब वो है, मतलब जो आप अपना कर रहे हो वो करते रहना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना? Ninth, क्या क्या बोल रहे थे? ninth को ही किया मैंने. 9th को क्या है? The major test. अच्छा 9 जनवरी है। ओह, फिर तो अभी मेजर टेस्ट की तैयारी करो आप। Yes. बाद ही करना, बाद में करना उसे, आप अभी मत उसको छेड़ना, है ना? क्योंकि जो फिर मेजर टेस्ट का सिलेबस तो हर सब्जेक्ट का होगा ना, तो टाइम वेस्ट होगा नेसेसरी। फिर वो खाली मेजर टेस्ट वाला कर लेना उसका। But then तो KVPY भी है, तो कैसे दे पाएंगे? 9th को क्या केवीपीवाई भी है? Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ा मुश्किल है। वो तो चेंज होगा डेट, पक्का चेंज होगा। अगर वो केवीपीवाई भी सेम डेट पे पड़ रहा है ना, तो इट विल बी चेंज्ड। वो नोटिस आ जाएगी आपको विद इन 1 और 2 डेज। हाँ सही बात है, केवीपीवाई तो इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, ये आपका आ जाएगा, ये हम कर सकते हैं इस तरह से, ये आपका आ जाएगा। हाँ ये जरा बताओ क्वेश्चन, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन है। सही है। सही है। क्यों होगा लेकिन नव्या ऐसा, ये बता सकते हो क्या? आपने बोला तो सही है कि भाई पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए बीकर ऑफ वाटर कंप्लीटली मेल्ट, देन लेवल ऑफ वाटर इन बीकर रिमेन अनचेंज्ड। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ना? अनचेंज तो रहता है, पक्की बात है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है, इसको एकदम मेथोडोलॉजिकल हम सॉल्व करेंगे, है ना? कि भाई इस तरह से कोई बीकर था, है ना? और इस बीकर में आपने क्या किया,
वाटर फिल कर दिया और एक कोई ब्लॉक ऑफ आइस कर दिया, तो आपको पता है आइस फ्लोट करती है ना, इसमें आइस का जो ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो जैसे आप आइस ब्लॉक डालोगे ना, साइड से लिक्विड का लेवल बढ़ेगा ना, साइड से लिक्विड का लेवल, पहले कुछ लेवल नीचे होगा, जैसे करेंगे तो ये कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो लिक्विड लेवल सपोज यहाँ तक कहीं पे आ गया, ऐसे ऐसे, है ना। और आपने क्या किया, इस बीकर में एक मार्क लगा दिया यहाँ पे कि अभी वाटर लेवल ये है ना। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अभी भी वाटर लेवल वहीं रहेगा जितना पहले था, इट विल नॉट चेंज। वो क्यों नहीं चेंज होता है वो समझेंगे हम इसमें, कि जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे, इसके ऊपर एक वेट लगेगा और बॉयंसी फोर्स लगेगा, आइस क्यूब का वेट होगा एंड बॉयंसी फोर्स होगा। और अगर ये फ्लोट कर रहा था तो इसका वेट जो होगा वो बॉयंसी फोर्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जितना इसका अंदर था वो 90% होता है, फिर मैंने अब इसको वीडी ले लिया है, वीडी स्टैंड फॉर द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जितना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कर रहा होगा उसके हिसाब से बॉयंसी फोर्स लगेगा इनटू जी। तो यहां से आप देखो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी मास ऑफ द आइस क्यूब, इसमें m जो है ना वो मास ऑफ द क्यूब है, मास ऑफ द क्यूब बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर आ गया, इतने ही वॉल्यूम पे डिस्प्लेस कर रहा है, भाई वेट बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा, वेट ऑफ द आइस क्यूब को इसके इक्वल किया तो डिस्प्लेस वॉल्यूम आपका इतना आ गया, है ना। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम इतना होगा, उसी हिसाब से तो लेवल कुछ ऊपर चला गया होगा। अब हम ये बोलेंगे कि इफ आइस क्यूब मेल्ट, क्यूब मेल्ट, तो अगर आइस क्यूब मेल्ट कर जाए तो अब तो कोई डिस्प्लेस वॉल्यूम नहीं होगा ना, लेवल नीचे जाना चाहिए, है ना। कि अगर आइस क्यूब मेल्ट हो जाए तो पहले तो डिस्प्लेस वॉल्यूम था इसलिए लेवल कुछ ऊपर चला गया था, जैसे आइस क्यूब मेल्ट हो गई तो अब तो कोई डिस्प्लेस वॉल्यूम है ही नहीं, तो लेवल नीचे जाना चाहिए। लेकिन इसलिए नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म भी तो होगा, भाई आइस वाटर में तो कन्वर्ट होगी, तो हम यहाँ बोलेंगे इफ आइस क्यूब मेल्ट देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू मेल्टिंग, वे मेल्टिंग की वजह से कितना जो है वाटर फॉर्म हुआ, वो भी निकाल सकते हैं हम, कि वाटर फॉर्म जो होगा उसको अगर आप वीएफ ले लो तो एम मास का ही आइस क्यूब था और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो एम बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एम मास का आइस क्यूब था वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो मास बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर से जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म होगा वो आ जाएगा। तो आप देखो दोनों सेम ही तो है, डिस्प्लेस भी एम बाई रो डब्ल्यू कर रहा था और वाटर फॉर्म भी इतना हो गया है, मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम फॉर्म हो गया, कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल टू क्या आ गया, इसलिए आपका वॉल्यूम फॉर्म हो गया, मींस लेवल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जैसे ये मेल्ट होगा तो नॉर्मली जो ऊपर गया था लेवल उसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन उतना ही वाटर भी बन गया, तो जब सेम वाटर बन गया तो सेम लेवल रहेगा। तो जब भी कोई पीस ऑफ आइस वाटर में फ्लोट करती है वो पूरी मेल्ट हो जाए तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आता है, उसका एक्सप्लेनेशन ये, एक्सप्लेन हम इसको यही करते हैं। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम का वॉल्यूम फॉर्म से रिलेशन आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये।
ये आपका गैस। ये कर लो जरा सा। इसके अंदर एक लेड का पीस है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। राइज होगा क्या? हाँ, नहीं राइस तो नहीं होता है। इसके अंदर लेड का पीस है, लेड की पीस की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से। लेड की पीस की जो डेंसिटी होती है ना, वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, जैसे कि आपकी ज्यादा होती है। लेड की पीस की डेंसिटी को आप ले लो, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड greater than density of liquid। कोई मेटल है, लेड है, स्टोन भी हो सकता है। ये दोनों कई बार मिस आते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, इसमें आप कुछ लिख लो। जैसे मैंने बोला कि m मास ऑफ आइस है, m डैश इज द मास ऑफ फ्लैट पीस हो गया। तो दोनों के वेट को बॉयंसी फोर्स बैलेंस करेगा ना, तो हम बोलेंगे m प्लस m डैश g, है ना। इसको बॉयंसी फोर्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो मुझे निकालना पड़ेगा डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना होगा। मैं लिख दूंगा बॉयंसी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ से जी जी तो कैंसिल हो गई, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वैल्यू ही आ गई कि मास बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस एम डैश बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ये आ गया। वह इतना वॉल्यूम ये पहले डिस्प्लेस कर रहा था दोनों के वेट की वजह से, तो लेवल कुछ ऊपर था। अब पूरी चीज मेल्ट हो गई। तो जब पूरी चीज मेल्ट होगी तो क्या हो जाएगा, जो आइस होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेड पीस जो हो जाएगा वो सिंक कर जाएगा। लेड पीस जो होगा वो इस तरह सिंक कर जाएगा। तो पूरा मेल्ट होने के बाद इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह से हो जाएगा।
हाँ, कि पूरी मेल्ट होने के बाद बड़ा मतलब कंसेप्चुअल चीज होती है सारी, कि ऐसे आइडिया लगाएंगे तो कई बार वो सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो अब आइस तो मेल्ट हो गई पूरी, और ये लेड पीस आपका सिंक करके यहाँ पे पहुंच गया, ऐसा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम फॉर्म। तो जो एम मास की आइस थी वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो वॉल्यूम जो फॉर्म होगा एम बाई डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, प्लस अब ये लेड पीस भी तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा ना, ये कितना कर रहा होगा, ये हो जाएगा एम डैश बाई डेंसिटी ऑफ लेड पीस। इसका जो वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम डिस्प्लेस करके इसने लेवल को ऊपर उठाया होगा ना, क्या ध्यान रखना है। तो पहले तो मैंने सिंपल सा वेट को बॉयंसी फोर्स से बैलेंस करके डिस्प्लेस वॉल्यूम निकाल लिया, फिर मैंने बोला जब ये मेल्ट हो जाएगा तो आइस एम मास की वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जितना इसका अपना वॉल्यूम लेड पीस का है वो डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो इसका अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका मास इंटू इसकी अपनी डेंसिटी। अब आप इन दोनों को रिलेट करो, ये जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ है और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया उसमें क्या रिलेशन है, कौन सा इसमें ज्यादा है कौन सा कम है। देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम है, एम डैश भी दोनों में सेम है, डेंसिटी ऑफ द वाटर और डेंसिटी ऑफ सॉलिड का जो डिफरेंस है, तो अभी आपने बोला लेड पीस की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वॉल्यूम फॉर्म कम है ना, तो इस रिलेशन से ये आ गया कि वॉल्यूम फॉर्म इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। मतलब पहले ये तो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा था, मेल्ट होने के बाद ये मतलब जो भी वॉल्यूम है वो कम है वॉल्यूम, मतलब लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा, है ना। अगर इक्वल होता तो लेवल सेम रहता, अगर ज्यादा वॉल्यूम फॉर्म होता तो लेवल अप हो जाता, तो इसमें कम हो रहा है, तो कम हो रहा है मतलब लेवल विल फॉल, विल फॉल, लेवल फॉल हो जाएगा, तो मीन्स ये ऑप्शन ही लगा है। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा साइंटिफिकली इसका आंसर देते हैं। ठीक है, ये आपका चलो एक क्लास क्वेश्चन लेते हैं, फिर वी आई ऑफ द मीटिंग। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये वाला भी और उसके पहले वाला भी। पहले वाला तो सारे बच्चों को पता होता है, इसका भी आपको याद तो हो ही जाता है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, लेवल विल फॉर्म। इसी में कई बार ये भी पूछते हैं कि मतलब कोई अगर बोट में ऐसे जा रहा है ना, और इसने बहुत सारा आयरन रखा हुआ है ना, कि इस तरह से बोट में है और इसमें आयरन रखा हुआ है, अगर आयरन ये वाटर में थ्रो कर दे तो वाटर लेवल में क्या चेंज आएगा, तो इसमें भी लेवल फॉल होता है। ये स्क्रैप आयरन को अगर ये सारा फेंक दे तो वाटर लेवल इसमें भी फॉल होता है, सेम चीज है ना, कि सेम चीज है, आयरन सिंक हो जाएगी तो उसके हिसाब से सेम थ्योरी एप्लीकेबल होगी। है ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके चलो टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना, कि कल इसको डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी है क्या आंसर? ऑप्शन बी मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, है ना, मुझे भी नहीं पता, कल ही बताऊंगा मैं इसका आंसर आपको, है ना। मेरे पास आंसर इसका ओके नहीं, मैं एंड रहता हूँ, वेट है, बुयांसी फोर्स भी लगेगा, और स्प्रिंग कंप्रेस है तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स भी लग जाएगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब mg की वैल्यू तो किस, एम जी माइनस हाँ के एक्स प्लस एफ भी हो जाएगा, बस इससे सॉल्व करना है आपने। तो कल बाकी चेक करेंगे, अगर आप बी बता रहे हो बी सही है नहीं सही है, ठीक है नहीं। तो अगर कोई आपके डाउट्स वगैरह हैं तो कल सेंड कर देना, हर सैटरडे को आप सेंड कर दिया करो, एवरी सैटरडे, है ना, कि ग्रुप में सेंड कर दिया करो, पहले मैं थोड़ा सा डाउट ले लूंगा, फिर आगे हम थ्योरी पढ़ लेंगे, है ना, तो सही रहेगा, ठीक है। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग विल डिस्कस टुमारो। ओके बाय बाय, कल मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा पहले ही, जैसे आप सही बता रहे हो। ओके बाय बाय। तो सर कल हम सर्कुलर मोशन और वर्क एंड पावर एनालिसिस पे डॉट भेज सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज, किसी भी टॉपिक के डाउट्स आप भेजो, है ना, कोई डाउट्स का मतलब ये नहीं कि करंट टॉपिक्स के ही भेजना है, आप कोई भी डाउट्स भेज, लेकिन भेज देना पहले, ऑनलाइन में ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है चीजों को, है ना, तो पहले भेज दोगे ना थोड़ा सा, से एकदम एट द मोमेंट मत भेजना, क्योंकि कई बार फोन वगैरह मेरे पास नहीं होता है, तो 1 आवर 2 आवर्स बिफोर भेज दो क्लास के, वो सही रहता है ना। ओके। थैंक यू सो थैंक यू।